वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से इंग्लिश की क्लास के अंदर स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं जिसका समझना एक इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदाउट इट यू कैन नॉट कंप्लीट योर लिटरेचर। आज हम लोग बहुत आसान तरीके से इस चैप्टर को हल करने वाले हैं और एक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, या अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबा लें। मैं इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। डिटेल में पढ़ेंगे, फिगर ऑफ स्पीच को एक एक चीज़ से डिस्कशन करने वाले हैं। क्लास में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है पहले समझेंगे। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच को हिंदी में अलंकार कहते हैं। पहले तो आप ये समझ लीजिए, अलंकार कहते हैं जब हमारा मकसद ये होता है कि हम अपने सेंटेंस को अधिक प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर हम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। डेफिनेशन को भी पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए हम फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। और ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो क्या डेफिनेशन है फिगर ऑफ स्पीच का? देखिए, फिगर ऑफ स्पीच इज अ वे टू कंपेयर टू थिंग्स, जहां दो चीजों को कंपेयर किया जाता है दैट आर डिसिमिलर, जो आपस में डिसिमिलर हो यानी एक जैसे ना हो। इन जनरल वी यूज इट, हम इसे इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी से समथिंग, जब हम कुछ कहते हैं बट डज नॉट मीन इट, लेकिन उसका मतलब असल जो उसका मतलब होता है वो नहीं लेते। इन इट्स लिटरल टर्म, जो उसका लिटरल टर्म होता है उसमें हम उसको नहीं लेते हैं। वी यूज टू मेक आवर सेंटेंस मोर इफेक्टिव। फिगर ऑफ स्पीच को यूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद ये होता है कि हम अपने सेंटेंस के अंदर प्रभाव डालना चाहते हैं, आकर्षक बनाना चाहते हैं, खूबसूरत बनाना चाहते हैं, इसलिए डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसकी मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस ले ली हैं, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ये है फिगर ऑफ स्पीच। देखिए, कैसे आप समझेंगे एक नॉर्मल सेंटेंस को। देखिए, नॉर्मल सेंटेंस होता है जब हमें कहना होता है ही फॉट ब्रेवली, वो बहादुरी से लड़ा। ये एक साधारण सा सेंटेंस है, लेकिन जब इसे हमको फिगर ऑफ स्पीच में यूज करके कहना हो तो हम कैसे जो है इसको इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बात वही होगी लेकिन सेंटेंस जो है बहुत प्रभावशाली हो जाएगा। देखिए, ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा। अब देखिए, ये भी सेंटेंस वही है, वो बहादुरी से लड़ा, लेकिन अब इस सेंटेंस के अंदर ज्यादा इफेक्टिवनेस आ गई है, इसके अंदर ज्यादा ताकत आ गई कि वो शेर की तरह लड़ा। सीखो की बात। ही वॉज द लायन ऑफ वॉर, वो क्या था? जंग का शेर था। जंग का शेर क्या होता है? जाहिर सी बात है, यहां पर बहादुरी को दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हालांकि बात हमारा नॉर्मल सेंटेंस से भी हो जाएगी, हमारी बात कंप्लीट नॉर्मल सेंटेंस से भी हो जाएगी, लेकिन देखिए कितना फर्क हो गया इस सेंटेंस और इस सेंटेंस के अंदर। आर यू गेटिंग? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेंटेंस एंड फिगर ऑफ स्पीच। यही फर्क होता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट इस तरीके से बात करेगा, लेकिन जिसको लिटरेरी डिवाइस के बारे में पता होगा, फिगर ऑफ स्पीच के बारे में होगा, वो अपने सेंटेंस के अंदर, स्टोरी के अंदर इस तरह के सेंटेंसेस बनाएगा जिसे पढ़ने वाले हैरान हो जाएंगे कि क्या अंदाज है लिखने का। तो यही फर्क होता है बुनियादी तौर पर। अब इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है फिगर ऑफ स्पीच का वो है सिमिली। सिमिली क्या होता है देखिएगा, इसको हिंदी में उपमा कहते हैं। सिमिली कंपेयर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स दैट हैव अ वेरी लिटिल इन कॉमन। उपमा में अलग अलग ऐसी चीजों की तुलना की जाती है जिसमें बहुत कम समानताएं होती हैं। सिमिली जनरली यूजेस द वर्ड्स लाइक, एज, सो, इटीसी। मतलब क्या होता है, सिमिली ऐसे कहते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के अंदर चीजों के अंदर क्या करता है, वो कंपेयर करता है। और याद रखिएगा, एक चीज है जिससे कंपेयर की जाती है और एक वो है जिसको कंपेयर की जाती है। तो मान के चलिए ये आदमी है, ठीक है, इसको कंपेयर किया जा रहा है इससे, तो जिस चीज से हम कंपेयर करते हैं उसके अंदर वो चीज ज्यादा होनी चाहिए और जिसको कंपेयर करते हैं उसके अंदर वो चीज कम होनी चाहिए। याद रखिएगा, यही मतलब है दैट हैव वेरी लिटिल इन कॉमन। जैसे मान के चलिए हम किसी से कहते हैं तुम चांद की तरह हो, तुम चांद की तरह हो। तो अब जाहिर सी बात है, मैंने तुमको चांद से तशबीह दी है, चांद के सिमिलर बना दिया है, तो जाहिर सी बात है चांद तुमसे ज्यादा खूबसूरत है और चमकदार है। तो चांद के अंदर वो क्वालिटी ज्यादा है और आपके अंदर ये कम है। यही मतलब होता है। और इसमें हम कौन कौन सी वर्ड को यूज करते हैं? लाइक, एज, सो। एग्जाम्पल देखेंगे, ही फॉट लाइक अ लायन, वो शेर की तरह लड़ा। ठीक है। ही लुक बिग एज एन एलिफेंट, जैसे एक एलिफेंट बड़ा दिखता है वो भी वैसे बड़ा दिखता है। तो उसके बड़ा होने को किससे तशबीह दी गई?
इसकी तरह सिमिलर कर दिया गया, एलिफेंट की तरह। तो जाहिर सी बात है एलिफेंट देखने में ज़्यादा बड़ा लगता है, इसलिए मैंने आपसे पहले कह दिया जिस चीज़ से कंपेयर किया जाता है, जिसको कंपेयर किया जाता है, जिससे कंपेयर किया जाता है। तो मान के चलिए इंसान को हाथी से कंपेयर किया जा रहा है, तो हाथी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, मतलब किसी भी चीज़ के अंदर या जिस चीज़ से कंपेयर किया जा रहा है उसके अंदर वो क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और जिसको कंपेयर किया जा रहा है उसके अंदर वो क्वालिटी कम होनी चाहिए, याद रखिएगा। इवन इन टाइम्स ऑफ ट्रबल ही वॉज कूल एज क्यूकम्बर। अब देखिए परेशानियों के समय में भी वो कैसे ठंडा था, जैसे कि खीरा। खीरा जो है बहुत ठंडा होता है, और उसको बताया जा रहा है एक सिचुएशन देकर कि वो मतलब परेशानियों की हालत में भी वो खीरे की तरह ठंडा रहता है। तो यहाँ भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। आफ्टर द एग्जाम आई एम फीलिंग एज लाइट एज फिदर। मैं एग्जाम के बाद इतना हल्का महसूस कर रहा हूँ जैसे कि कोई पंखुड़ी। पंखुड़ी कितना हल्की हल्की होती, किसी चीज़ का पंख, उतना हल्का मैं कर रहा हूँ। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है? वेदर से। हालांकि आप उतना हल्का महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसी को कहते हैं हम सिमिली। जब हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ को कंपेयर करते हैं और जिस चीज़ से कंपेयर करते हैं उसके अंदर वो चीज़ क्वालिटी ज़्यादा होती है, और जिसको कंपेयर करते हैं उसके अंदर कम होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कॉमन होती है। जैसे जाहिर सी बात, इंसान भी हल्का महसूस करता है और पंखुड़ी भी हल्का होता है। चांद भी खूबसूरत होता है, इंसान भी खूबसूरत होता है। इंसान भी मोटा होता है, बड़ा होता है, और हाथी जानवर भी बड़ा होता है। इसलिए थोड़ा बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, कॉमनैलिटीज़ होती हैं, इसीलिए इसे हम इसको सिमिली कहते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको सिमिली बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव मेटाफर, रूपक बोलते हैं हिंदी के अंदर। वेयर सिमिली कंपेयर्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स, मेटाफर्स सिंपली अज्यूम दैट बोथ आइटम्स आर द सेम। देखो अभी आप डिफरेंस याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था कि सिमिली में एक चीज़ से दूसरी चीज़ का कंपेयर किया जाता है, और जिससे कंपेयर किया जाता है उसके अंदर वो मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मेटाफर के अंदर उल्टा होता है, मतलब ये कि अब कोई कंपेयर नहीं होगा बल्कि पहली चीज़ को ही दूसरी चीज़ बना देंगे। एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे पहले एग्जाम्पल में कहा था कि तुम शेर की तरह हो, तुम चांद की तरह हो। अब बोल देंगे मेटाफर में कैसे कहेंगे, तुम चांद ही हो, ठीक है। अब यहां देखिए, ही वॉज द लाइन ऑफ द फाइट, वो जंग का शेर था। अब ऐसे नहीं कहेंगे कि वो शेर की तरह लड़ा, अब डायरेक्ट उसको जो है शेर ही बना दिया। लाइफ इज लाइक ड्रीम नहीं, लाइफ इज ए ड्रीम, जिंदगी को ही ख्वाब बना दिया। हालांकि ऐसा नहीं है, पहली चीज को दूसरी चीज की तरह बना देते हैं। यू आर एन एंजल, एंजल देखिए, एंजल जो है एंजल की तरह, बल्कि एंजल बना दिया। कहना हो तो हम बकलोल कहते हैं। तो एक को दूसरी चीज की तरह बना देना, बट ये बोला जाता है। हर आईज वर डायमंड्स, उसकी आंखें क्या थी? डायमंड्स थी। डायमंड्स थोड़ी थी, तो अगर उसकी आंखें डायमंड्स थी तो बेच दो निकाल के, बड़े पैसे मिल जाएंगे। नहीं, हर आईज वर डायमंड्स। सिमिली में कैसे बोलेंगे? हर आईज वर लाइक अ डायमंड्स। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, पहली चीज को, डायमंड्स को उसकी आंख बना दिया। सिमिली में उसकी तरह बनाते हैं, और मेटाफर में वो उसी चीज को, पहली चीज को दूसरी चीज बना देते हैं। ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक चमकता हुआ सितारा है, ठीक है। आपने वो गाना सुना होगा, तू धूप है तू छांव है। इस तरीके से जो है, अब कोई धूप छांव थोड़ी होता है। तुम धूप की तरह हो सकते हो, तुम छांव की तरह हो सकते हो, लेकिन तुम धूप ही कैसे हो सकते हो, तुम छांव कैसे हो सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम एक और एग्जांपल, दिस क्लास इज ए फिश मार्केट। अब मैंने अपनी क्लास को फिश यानी मछली बाजार से कंपेयर कर दिया। मतलब कंपेयर क्या कर दिया, पहली चीज को दूसरी चीज बना दिया। मतलब जिस तरीके से मछली बाजार होती है उस तरीके से मेरी क्लास है। मतलब बहुत श्योर हो रहा है, कोई फर्क ही नहीं दोनों के अंदर। तो पहली चीज को दूसरी चीज की तरह बना दिया गया, इसी को हम कहते हैं मेटाफर। याद रखिएगा, फिर से बता रहा हूं डिफरेंस। सिमिली में एक चीज को दूसरी चीज की तरफ झलकाया जाता है एज लाइक से, लेकिन मेटाफर में बल्कि पहली चीज को दूसरी चीज बना दिया जाता है। मोटी तरीके से एग्जांपल रखिएगा, तुम चांद की तरह हो सिमिली है, और तुम चांद ही हो ये मेटाफर है। अब याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरेरी डिवाइस हमारे पास है एलिट्रेशन, अनुप्रास कहते हैं इसको। अब यहां याद रखिएगा, इसका ताल्लुक वर्ड से होता है। हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट वर्ड एट फर्स्ट, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट वर्ड एट फर्स्ट, जिसके शुरू में, जिसके वर्ड के शुरू में क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, माई और सेम होना चाहिए, सेम कॉन्सोनेंट, याद रखिए। ये देखिए, डी डी डी, तो माई डियर, डियर इज डियर,
लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लड्डू, शीप शुड स्लीप इन शेड, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, मनी मैटर्स। सेम कॉन्सोनेंट से वर्ड शुरू हुआ है, सेम कॉन्सोनेंट से क्या हुआ है, वर्ड शुरू हुआ है। माई डियर, डी, डियर, डी, इज डियर, तो डी डी डी, लिटिल एल, लक्ष्मण एल, लाइक्स एल, लड्डू, शीप शुड स्लीप शेड, एस 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 एस, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। देख रहे हैं आप? तो इस तरीके से जब हम एक ही तरह के कॉन्सोनेंट से सेंटेंस को शुरू करते हैं और उसमें रिपीटेशन होता है किस चीज का, कॉन्सोनेंट का, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। हिंदी में इसको समझ लेते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी चौक पर चांदनी के चम्मच से चटनी चटाई। इस तरह की जो चीजें होती हैं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ये जो है ना, इसी को हम कहते हैं एलिट्रेशन। ये हिंदी में एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। चंदा चमके चमचम, चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी, चटोरी चीनी खोर। अब ये भी एक तरीके का गाना है, आपने सुना होगा इस तरीके से सारी चीजें, तो आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह के सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसका कोई प्रॉपर मीनिंग है। इसका सबके मीनिंग है प्रॉपर। जैसे माई डियर, डियर, जो मेरी प्यारी हिरन है ना, यहाँ पर डियर का मतलब प्यारा और डियर मतलब हिरन, इज डियर, मेरी प्यारी हिरन बहुत प्यारी है। लिटिल लक्ष्मण, छोटा लक्ष्मण, लाइक्स लड्डू, उसको लड्डू पसंद है। शीप शुड स्लीप इन शेड, शीप का मतलब भेड़, शुड मतलब चाहिए, स्लीप मतलब सोना, इन शेड मतलब छाया में, यानी भेड़ को साए में सोना चाहिए। तो इस तरीके से सबका मीनिंग होता है, सबका मीनिंग होता है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कोई भी वर्ड ला के रख दीजिए, देयर इज प्रॉपर मीनिंग। इसलिए इसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच, और इससे सेंटेंस खूबसूरत हो गया। देखिए, ये भी महारत होती है कि आप सेम चीज को, जैसे शायर क्या करते हैं, एक ही तरह के वर्ड लाते हैं, काफिया रदीफ लाता है, राइमिंग लाते हैं, तो इसी तरीके से इसके अंदर भी समझिए कि वर्ड के साथ खेला जाता है। ठीक है, तो ये भी एक कमाल है, ये भी एक आर्ट है, तो इसे हम कहते हैं एलिट्रेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एलिट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझा जाता है, हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट वर्ड एट फर्स्ट। जो सेंटेंस के शुरू में क्या होता है, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड होता है। जैसे माई डियर, डियर इज डियर, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लड्डू। मैंने वो जो वर्ड शुरू हुआ है उसको मैंने रेड कलर से कलर कर दिया है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं। द स्ली स्नेक स्लीदर स्लोली इन द सैंड, पीटर पीपर पिक्ड a peck of paper, she sails by the seashores, I bought a bag big bill papers। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस लिख भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, और इसी को हम एलिट्रेशन कहते हैं। हर जगह जो है किसका रिपीटेशन हुआ है, कॉन्सोनेंट 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 कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट सेम कॉन्सोनेंट। यहां देखना, सेम कॉन्सोनेंट एट फर्स्ट, सेम कॉन्सोनेंट एट फर्स्ट, सेम कॉन्सोनेंट, सॉरी, सेम कॉन्सोनेंट एट फर्स्ट, सेम कॉन्सोनेंट एट फर्स्ट, सेम कॉन्सोनेंट एट फर्स्ट, सेम कॉन्सोनेंट। उम्मीद कर रहा हूं आपको एलिट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहते हैं मानवीकरण को। अब देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं, बल्कि कोई भी मुश्किल ही नहीं है। Personification is the figure of speech in which we use when we refer some non-living thing or abstract idea are referred to as they have life and intelligence। मतलब ये कि पर्सोनिफिकेशन वो फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम किसी नॉन लिविंग थिंग चीज को या abstract आइडिया को ऐसे रिफर कहते हैं, ऐसे उसको झलकाते हैं, एज इफ गोया के दे हैव अ लाइफ, उनके पास जिंदगी है और उनके पास जिहानत है, समझ है। इट सीम्स दैट द ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट इज डूइंग समथिंग। ऐसा लगता है जो ऑब्जेक्ट है और जो कोई कॉन्सेप्ट है वो कुछ कर रहा है, जो आइडिया है वो कुछ कर रहा है, इंसान की तरह कर रहा है। किसकी तरह कर रहा है, इंसान की तरह कुछ कर रहा है। याद रखिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वो अलंकार है जिसमें क्या किया जाता है, ये इस बात को प्रतीत किया जाता है कोई अजीवित या काल्पनिक चीज जीवित या बुद्धिमान है। याद रखिएगा इस चीज को, इसे हम कहते हैं मानवीकरण। एग्जाम्पल देखेंगे, यानी कोई भी नॉन लिविंग थिंग चीज को हम ऐसे जाहिर करते हैं गोया कि वो इंसान है। डेथ फॉलोड व्हेन द सिटी वाज स्ट्रक बाय प्लग। अब डेथ फॉलोड, अब ये देखिए, मौत किसी का पीछा करती है क्या, मतलब ऐसे 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 इंसान की तरीके से, तो पर्सोनिफाई कर दिया। पर्सोनिफाई मतलब पर्सन, उसको पर्सन बना दिया गया। ड्रीम्स जनरली कम व्हेन यू स्लीप। अब कम का मतलब क्या, पैदल चल कर आती है क्या, ऐसे, हाँ भाई मेरा ख्वाब आ रहा है ऐसे ऐसे,
तो चल के कौन आता है? चलता कौन है? आता कौन है? इंसान आता है। द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, द सन शाइन। अब देखिए सूरज चमक रहा है, ठीक हुई बात। अब देखिए सूरज को जो है किस तरीके से जो है झलकाया जा रहा है, गोया कि कोई इंसान है कि चमक रहा है। आई टॉक टू द मून, मैंने इन चांद से बात की। अब चांद कोई बात करता है, ठीक है। द सन स्माइल डाउन ऑन दी ऑन अस। अब सूरज क्या हुआ, जैसे मान के चलिए यहां पे मैं सूरज बना देता हूं। अब सूरज क्या हुआ, हम पे मुस्कुराया, ऊपर से। स्माइल डाउन का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ मुस्कुराना। अब ये बताइए, इसको ऐसे झलका दिया गया कि सूरज कोई इंसान है, तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन, किसी भी नॉन लिविंग थिंग, जैसे डेथ को हमने क्या कह दिया, जैसे डेथ मेरी मौत मेरे पीछे सवार है, तो इंसान एक दूसरे के पीछे सवार होता है, इंसान एक दूसरे के पीछे चलता है, मौत थोड़ी चलती है। अब यहां देखिए, द लाइट डांस ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। अब मान के चलिए प्रकाश, मान के चलिए प्रकाश है, यानी कि रोशनी है, ये रोशनी है। आपने कभी जुगनू देखा है? वो जो लाइटिंग होती है शादी के अंदर, तो वो ऐसे 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 चलती रहती है, ऐसे ऐसे। तो आप कह रहे हैं कि द लाइट डांस ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, यहाँ पानी है, तो इस पे जो है, यहाँ पे जो मतलब भुगजुग चढ़ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि पानी के अंदर जो है ना डांस कर रही है। अब यहां देखिए क्या कहा गया, किसको डांस कराया गया? लाइट को। अब लाइट इंसान थोड़ी के डांस करेगा, लेकिन झलकाया ऐसे गया है गोया कि वो क्या है, वो कोई इंसान है। तो इसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। किसी भी नॉन लिविंग थिंग चीज को इंसान की तरह जाहिर करना है, गोया कि वो क्या है, उनके पास दिमाग है, उनके पास जिंदगी है। जैसे हमने डेथ के बारे में देखा, ड्रीम के बारे में देखा, सन के बारे में देखा, मून के बारे में देखा, ठीक है, लाइट के बारे में देखा, सन के बारे में, जितने एग्जाम्पल्स हमने पढ़े ये नॉन लिविंग है। इसमें से कोई भी इंसान ऐसा नहीं कहा कि इंसान मेरे पीछे आ रहा, तो फिर वो पर्सोनिफिकेशन होएगा नहीं, वो ऑलरेडी पर्सन है। आई गेटिंग द पॉइंट? ये है, इसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव हाइपरबली, मुबालगा बोलते हैं इसको, मुबालगा उर्दू में, किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत ज्यादा। हाइपरबली इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेस एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, जिसमें बहुत ज्यादा एग्जैजरेट कर दिया जाता है। किस चीज के लिए? टू ड्रामेटाइज द इंपैक्ट ऑफ सेंटेंस, ताकि सेंटेंस को बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करके झलकाया जाए। कथन में बढ़ा चढ़ाकर जोरदार बना दिया जाता है, मतलब बात नॉर्मल होती है उसको इतना ज्यादा हाइपर बना दिया जाता है। हाइपर मतलब ही ज्यादा होता है, देखिए थोड़ा ध्यान देखेंगे, हाइपर मतलब ही ज्यादा होता है, इसलिए हाइपरबली बोलते हैं इसको। हाइपर बोल मत पढ़िएगा, हाइपरबली। अब देखिए एक सेंटेंस में आपसे कह रहा हूं जिसको आपको लगेगा गरीब, बाप रे क्या क्या हो गया। माई स्कूल बैग वेज अ टन, मेरे स्कूल का जो मेरे स्कूल बैग का जो वजन है वो क्या है? 100 kg का है क्या ऐसा? 100 kg का इंसान अपने कंधे पे कैसे उठा लेगा? लेकिन मतलब ये कि वो बहुत भारी है। कोई चीज होती है उसको इतना ज्यादा बड़ा बना दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं फुसरी का भुखंदर बना देना, वही बना दिया जाता है यहाँ पे। मतलब कोई छोटी सी चीज रहती है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलना। जैसे कोई इंसान जो है अपनी बात को उस जमाने से शुरू करता है कि भाई देखो ये बात उस जमाने के जब डायनासोर वाली जिंदगी थी, जब डायनासोर थे। अब ये डायनासोर वाले जमाने में ये भाई साहब थोड़ी रहे होंगे। तो ठीक है, किसी बात को इतना ज्यादा जो है बढ़ा चढ़ा के बोलने को हम हाइपरबली कहते हैं। और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखिए शी क्राइड सो मच दैट हर टीयर्स कुड फिल द सी। अब देखिए ऐसा होता है क्या, इंसान रो सकता है, बहुत रो सकता है, बहुत ज्यादा रो सकता है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर शी क्राइड सो मच, वो इतना रोई कि उसके आंसू जो है दरिया को भर सकते हैं। देख रहे हो, इसको हम कहते हैं हाइपरबली। दिस इज एग्जाम्पल, आप बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल, आप इसको याद रखिएगा। और भी एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम सो हंग्री सो आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं घोड़ा खा सकता हूं। सवाल ही पैदा नहीं। मतलब ठीक है, आप 1 प्लेट 2 प्लेट 4 प्लेट 5 प्लेट खा लोगे, पूरा थोड़ी जानवर खा लोगे आप। शी इज एज ओल्ड एज हिल्स, वो इतनी पुरानी है कि जितनी पहाड़। दैट्स नॉट पॉसिबल। आई वॉकड अ मिलियन माइल्स टू गेट हियर, मिलियन माइल्स आप चल सकते हैं क्या? मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 10 लाख किलोमीटर आप पैदल चल सकते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चलने को बोला गया कि मैं बहुत चल के आया हूं। शी कैन हियर पिन ड्रॉप साइलेंस माइल अवे, वो दूर से ही बहुत खामोशी को सुन सकते हैं, लेकिन नहीं उसके कान तेज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कि दूर से एकदम दूर से जो है वो, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि वो दूर से जो है पिन ड्रॉप साइलेंस को सुन ले। आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, अब देखिए आई डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट, मैं शर्म से मर गए क्या आप? बिल्कुल नहीं, मतलब है कि मैं शर्मिंदा हो गया। तो किसी भी चीज को छोटी होती है उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, इसे हम हाइपरबली कहते हैं। ही इज एज स्किनी एज टूथपिक, वो इतना पतला है कि जितना दंत खोदनी का मतलब जो खिलाल होता है जिसको हम दांत में करते हैं खाना खाने के बाद। तो देखो
एक इंसान पतला हो सकता है, चलो पतला दुबला है, हाथ पर आँख मुंह बना देता हूँ, लेकिन अब ये पतला है बेचारा, सेहतमंद नहीं है, बॉडी वॉडी नहीं है, उसको कह रहे इतना पतला है जैसे कोई कोई खिलाल ऐसा लगता है। पतले है, थोड़ी सी चीज़ है, लेकिन उसको इतना ज़्यादा उसको जो हाईलाइट कर दिया गया, बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया कि उतना इंसान खिलाल थोड़ी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश हो रही है, मूसलाधार, इसमें कि रुक ही नहीं रही बात। तो जब हम किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं उसे हम हाइपरबोली कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। एक्सीमोरोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। व्हाट इज एक्सीमोरोन? एक्सीमोरोन इज अ टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, याद रखिएगा। एक्सीमोरोन, टू कॉन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज आर शोन इन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर दो अलग अलग, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब विरोधाभास, मुतारिज सिफात को झलकाया जाता है, जो अलग अलग सिफात होती हैं उनको। एक्सीमोर इज एन एसोसिएशन ऑफ टू वर्ड्स और फ्रेजेस हैविंग द ऑपोजिट मीनिंग, जो एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, अब देखिए बिटर भी और स्वीट भी, लाइफ इज बिटर स्वीट, बिटर मतलब तल्ख होता है, स्वीट मतलब मीठा, तो ये क्या हो गया? टू कॉन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज, टू कॉन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज इन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया, दो अलग अलग क्वालिटीज को। लाइफ इज बिटर स्वीट, शी इज रेगुलरली इरेगुलर, अब रेगुलरली इरेगुलर, यहां भी, यहां देखिए रेगुलरली और इरेगुलर। इट इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट मतलब क्या होता है? राज, और राज छुपा होता है, तो फिर ये ओपन क्यों हो गया? इसी को हम क्या कहते हैं? यहां देखिए, हैविंग ऑपोजिट मीनिंग, एक दूसरे से ऑपोजिट मीनिंग वाला। ओपन मतलब खुला हुआ, सीक्रेट मतलब छुपा हुआ, रेगुलरली मतलब रेगुलर, और इरेगुलर मतलब जो कभी कभार हो, बिटर मतलब तल्ख, स्वीट मतलब मीठा, तो एक दूसरे से ऑपोजिट मीनिंग वाला होना चाहिए, याद रखिएगा। आई फाइंड नथिंग मोर डिप्रेसिंग देन ऑप्टिमिज्म, अब देखिए ऑप्टिमिज्म मतलब ही आशा, क्या कहते हैं, आशावादी होता है, जो उम्मीद करता है, फिर वहां से डिप्रेसिंग भी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? विरोधाभास हो गए। ठीक होगी बात। ही वॉज फीलिंग स्वीट पेन, स्वीट मतलब मीठा, पेन मतलब कहते हैं मीठा मीठा दर्द हो रहा है, दर्द भी और मीठा भी, ऐसे कैसे हो सकता है? आई वॉज द वाइजिएस्ट फूल, वाइजिएस्ट मतलब ही सबसे अक्लमंद होता है, फिर आगे फूल भी लग गया था। तो दो कंपैरेटिव, दो कॉन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज को जो आपस में एक दूसरे से उल्टा हो, तो वाइजेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे अक्लमंद। फूल मतलब क्या होता है? बेवकूफ। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है झलकाया गया है, वाइजेस्ट एंड फूल। द कॉमेडियन वॉज सीरियस, अब देखिए कॉमेडियन मतलब क्या होता है? जो हंसाने वाला होता है, कॉमेडी करता है, और वही सीरियस हो गया, तो एक ही सेंटेंस के अंदर क्या कर दिया? दो अलग अलग क्वालिटीज को झलकाया गया है। जिंदा लाश, हम कहते हैं जिंदा लाश, अब जिंदा भी है लाश भी, ऐसा कैसे हो सकता है? हार के आगे जीत होती थी, हार भी और जीत भी, ऐसा कैसे? हारा हुआ विजेता, ऐसा कैसे हो सकता है? हारा भी और विजेता भी। तो इस तरीके से जब हम सेंटेंस बोलते हैं और उसका कोई प्रॉपर मीनिंग होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सीमोरोन। याद रखिएगा, एक्सीमोरोन के अंदर दो डिफरेंट क्वालिटीज होती है, दो डिफरेंट क्वालिटीज होती है, और वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही होती है। एग्जाम्पल में आप इसको, हिंदी में एग्जाम्पल में आप जिंदा लाश को याद रख सकते हैं, और इंग्लिश में लाइफ इज बिटर स्वीट, जिंदगी एक तल्ख मिठास का नाम है। चलो जी, नेक्स्ट वी हैव ऑनोमोटोपिया। ऑनोमोटोपिया क्या होता है? ध्वनि सूचक, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ऑनोमोटोपिया इज अ साउंड ऑफ डिफरेंट बर्ड्स, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट्स सजेस्ट द सेंस ऑफ मीनिंग। ऑनोमोटोपिया इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ और मीनिंग। देखिए कहते हैं कि ऑनोमोटोपिया वो फिगर ऑफ स्पीच है जो किस चीज का, जानवर का, किसी पक्षी का या किसी ऑब्जेक्ट की आवाज होती है, जो उसको झलकाती है कि वो उसी की आवाज है। जैसे मान के चलिए कि सेंटेंस के अंदर उसकी आवाज भी होगी और बताएगा भी कि ये आवाज किसकी है, उसी को कह रहे हैं। जैसे द कैट म्यू, अगर अब देखिएगा कैट मतलब बिल्ली और म्यू मतलब म्याऊ म्याऊ करना, तो वही कह रहे हैं कि ये इससे साउंड से बहस होती है। ध्वनि सूचक, याद रखिएगा, ध्वनि सूचक जो आवाज को बताए, सूचक हो, सूचक मतलब सूचना देने वाला। अब आपसे कोई पूछे कि म्याऊ म्याऊ कौन करता है, तो जाहिर सी बात है बिल्ली, बिल्ली करती है। तो उसके अंदर एक आवाज होती है जो अपने ऑनर की तरफ लौटती है, याद रखिएगा, उसके अंदर एक आवाज होती है जो अपने ऑनर की तरफ लौटती है। फ्लैग, फ्लैटर एंड फ्लैश, देखिए फ्लैग्स मतलब क्या होता है? झंडा, फ्लैटर मतलब फड़फड़ाना, एंड फ्लैश, तो देखिए वो जो झंडा होता है इस तरीके से, ठीक है, अब ये जो चलता है ना, अब ये जो चलता है तो ऐसे ही फड़फड़ाता है, उसमें जो है ना कपड़े की आवाज आती है, और फ्लैश मतलब चमक बिखेरता है, तो ये उसकी तरफ लौट रही है। वो जो आवाज, फड़फड़ाने की जो आवाज है, वो किसकी तरफ लौट रही है? वो बिल्कुल, और वो फड़फड़ाहट कपड़े की होती है जो हवा में, जैसे कभी आप जो है बहुत तेज हवा चली और वहां पे झंडा हो, और अगर आप उसकी आवाज सुनेंगे तो ऐसी थर 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 की आवाज आएगी, ऐसा लगेगा किसी कपड़े से उड़ने की आवाज आ रही है। तो वो आप आंख भी बंद करेंगे तब भी आपको लग जाएगा नहीं, कोई चीज कपड़े जैसी कोई चीज आवाज आ रही है। द स्नेक हिस इन द बश, बश मतलब झाड़ी, स्नेक मतलब सांप, अब सांप की आवाज को हिस कहते हैं,
ठीक है, तो इसीलिए एक सेंटेंस होता है जो किसी जानवर, पक्षी या किसी चीज की आवाज हो सकती है और उसमें आवाज जो होती है अपने ऑनर की तरफ सजेस्ट करती है कि ये किसकी आवाज है। तो हिस किसकी आवाज को कहते हैं? स्नेक की आवाज को कहते हैं। आई हर्ड द वाटर लैपिंग ऑन दी क्रेज। अब देखिए वाटर लैपिंग जो ऐसे पानी गिरता है ना धर, उसी को हम कहते हैं। द डॉग बाउ बाउ, बाउ बाउ कौन करता है? बार्किंग कौन करता है? जाहिर सी बात है डॉग करता है। बीज हम का मतलब भनभनाना, तो मधुमक्खियां क्या करती है? वो हम करती है, तो उसकी आवाज को हम कहते हैं। ठीक है, अगर आप उसकी पोइट्री पढ़े हैं आप जॉन कीट्स की ओड टू ऑटम, तो उसमें आपने देखा होगा कि फुल ग्रोन लैम्स ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न। जॉन कीट्स की एक पोइट्री है ओड टू ऑटम। ठीक है, ओड टू ऑटम में जॉन कीट्स कहते हैं फुल ग्रोन लैम्स ब्लीड फ्रॉम द हिली बॉर्न। मतलब ये हुआ कि जो तैयार शुदे मेमने होते हैं वो ब्लीड करते हैं। अब देखिए ब्लीड कहते हैं लैम की आवाज को, मतलब बछड़े की आवाज को। तो इसमें एक जानवर है और उसकी एक आवाज है जो आवाज अपने ऑनर की तरफ लौटती है। अब कहते हैं वो कहां से मेमियाते हैं? ब्लीड मतलब मेमियाना। तो फुल ग्रोन लैम्स, तैयार शुदा मेमने क्या कहते हैं? मेमियाते हैं फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ के कोने से। बात समझ में आ रही है आपको? तो एक आवाज है और उसका एक ऑनर है। एक और एग्जांपल देखिएगा उसी पोइट्री के अंदर, नेक्स्ट लास्ट लाइन के अंदर, गैदरिंग स्वालो ट्विटर इन द स्काई। अब देखिए स्वालो मतलब गौरैया होती है, ट्विटर मतलब ट्वीट करना। जो एक साथ उड़ रहे गौरैया होती हैं वो आसमान में ट्वीट करती हैं। तो एक परिंदा है और उसकी एक आवाज है, एक जानवर है उसकी एक आवाज है। ठीक है, एक चीज है उसकी आवाज है लैपिंग, एक पक्षी है उसकी एक आवाज है, एक जानवर है उसकी एक आवाज है बाउ बाउ। तो अगर आप देखेंगे कि ऑनोमोटोपिया क्या होती है, ध्वनि सूचक होता है जिसके अंदर हम क्या कहते हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स होती हैं। अब बर्ड्स का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, या किसी चीज का हो सकता है, जो सजेस्ट करता है सेंस और मीनिंग को। जो किसी सेंस और मीनिंग को, जैसे मान के चलिए अगर म्याऊं म्याऊं करेगा तो आपको क्या लगेगा? कोई कुत्ता कर रहा है क्या, या कोई बिल्ली कर रही है? खुद ब खुद आप सजेस्ट कर लेंगे कि किसकी आवाज है। जैसे गाना आपने सुना होगा, कोयल सी तेरी बोली कुकू कू। अब ये कुकू कू कौन करता है? जाहिर सी बात है कोयल करता है। तो एक सेंटेंस होता है जिसमें एक आवाज होती है और वो आवाज अपने ऑनर की तरफ लौटती है। तो कुकू की जो आवाज है उसका ऑनर कौन है? कोयल है। तो कोयल सी तेरी बोली कुकू कू गाना है, आप सुन लेंगे नेट से डाउनलोड करके। बातों में तेरे सरगम छन छन छन, सरगम कहते हैं वो क्या कहते हैं? वो जो बजाने वाला होता है, तो छन 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 करके आवाज आती है। तो इस तरीके से जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑनोमोटोपिया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी हैव एपिस्ट्रॉफी। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एपिस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड एंड एब्सेंट और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट। देखिए एपिस्ट्रॉफी कहते हैं संबोधन में किसी निर्जीव वस्तु या सजीव मानकर उसे संबोधित किया जाता है। जैसे मान के चलिए एक इंसान मौजूद नहीं है, या एक इंसान मर गया है, या कोई नॉन लिविंग चीज है, उससे हम बात करने लगते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन की तरह है, लेकिन पर्सोनिफिकेशन के अंदर संबोधन नहीं होता। देखिए इसमें एक चीज याद रखिएगा, एड्रेस। इसका जो कीवर्ड है वो है संबोधन हिंदी में, और इंग्लिश के अंदर क्या है? एड्रेस। ये देखिए, मतलब एपिस्ट्रॉफी के अंदर हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करते हैं, किसी आइडियाज के बारे में बात करते हैं, लेकिन उसको पर्सोनिफाइड करते हुए हम उससे एड्रेस भी करते हैं, मतलब उससे बात भी करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। पर्सोनिफिकेशन के अंदर कह देते हैं कि मैं चांद से बात किया, लेकिन इसमें कहेंगे ओ चांद तू कहां है, मतलब नॉन लिविंग थिंग चीज से हम बात करने लगते हैं। जैसे ओ सॉलिट्यूड वेयर दाई चार्म्स, सॉलिट्यूड का मतलब तन्हाई के, ओ तन्हाई तुम्हारी चार्म्स कहां है, तुम्हारी चमक कहां है। अब सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई। अब तन्हाई कोई इंसान थोड़ी कि उससे बात करेगा। अब देखिए शायर ने उस तन्हाई को एड्रेस किया है। जब हम ओ कह के किसी को हम एड्रेस करते हैं तो उसका मतलब हम किसी से बात करना चाहते हैं। ओ डेथ, अब अरे मौत, ओ मौत वेयर आर यू, कहां हो। अब देखिए मौत कोई इंसान है कि उससे कोई बात किया जा सकता है क्या? नहीं। याद रखिएगा इसके अंदर हम किसी नॉन लिविंग थिंग से एड्रेस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए ये मौत है और ये मैं हूं, तो मैं इससे बात कर रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है। याद रखिएगा। अब मान के चलिए एक कोई लड़की है, वो मर गई है, उसकी माँ कहती है हाय सुमन व्हाई डिड यू लीव मी। वो मर गई है तो उसकी माँ रो रो के कह रही है कि ऐ सुमन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई। तो अब जाहिर सी बात है वो नहीं, वो डेड भी हो सकता है। डेड यहाँ देखिए, यहाँ डेड भी लिखा हुआ है, मरा हुआ भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। या मान के चलिए सुमन दिल्ली चली गई तो वो माँ उसकी अकेले में रो रही है और कह रही है सुमन तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई। ओ डेथ कम सून, ओ मौत जल्दी आ जा। ओ मौत का मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं किसी सामने इंसान से कह रहा हूँ कि अरे भाई तुम जल्दी आ जाना। मौत कोई चीज थोड़ी किसी से बात किया जाएगा। ओ ग्रेव वेयर इज द विक्ट्री, ओ माई सन व्हाई डिड यू लेफ्ट मी।
कोई माँ रोती है और कहती है कि ए मेरे बच्चे तो मुझे क्यों छोड़कर चले गए। और अगर आप वाल्टर डेलामेर की जो पोइट्री है एन एपिथैप, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें पूरी जो एपिथैप के बारे में जो पूरी कहानी है, उसमें जो शिलालेख है वो जो बात करता है, तो बिल्कुल वो क्या है, वो एड्रेस है और वो एपिस्ट्रॉफी का एग्जाम्पल। याद रखिए एपिस्ट्रॉफी के अंदर संबोधन होता है, संबोधन, ठीक है। जैसे आप कहिएगा, आप कभी कभी गाना सुने होंगे, ए दिल तू उसे भूल जा, तरसना छोड़ दे, तड़पना छोड़ दे। तो आपका दिल कोई इंसान है कि आप उससे बात कर रहे हैं, तो उसमें आप बात करते हैं, बार बार मैं कह रहा हूं बात करना, एड्रेस करना किसी भी नॉन लिविंग थिंग चीज को। जैसे कभी कभी आपका पेन नहीं चलता तो कहते हैं आप डायरेक्ट, चलो ना यार क्यों नहीं चलता है, चल पेन ही नहीं चल रहा, पेन ही नहीं चल रहा, अरे चल ना यार पेन, चल ना पेन, तुझको क्या हुआ है, मोबाइल नहीं चलता, कहते अरे यार चल जा यार। आप उससे ऐसे बात करते हैं गोया कि वो इंसान है, वो इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये बात यार की टर्म्स याद रखिएगा, एपिस्ट्रॉफी के अंदर संबोधन होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा गया, मैंने कई तरीके से आपको एग्जांपल देके समझा दिया। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसोनेंस। एसोनेंस कहते हैं द रिपीट सेम वॉवेल साउंड नियर बाई वर्ड्स। नियर बाई वर्ड्स में मतलब एक सेंटेंस के नियर बाई वर्ड्स के अंदर सेम वॉवेल साउंड, याद रखिएगा वॉवेल साउंड भी और वॉवेल भी। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जेरी वेंट हेयर देयर नो वेयर, जे वे हे ए हे, जेरी वेंट हेयर देयर नो वेयर, बियर इज नियर बट नो फियर। देखिएगा आवाज को देखिएगा, देयर दे हेयर देयर इज योर नाउ नाउ, सेम वॉवेल साउंड, सेम वोवेल साउंड नियर बाई वर्ड्स में हुआ है, यहां भी यहां भी यहां भी, और आवाज भी वैसी है, एक सेंटेंस में एक जैसी आवाज है, हाउ आओ योर आओ, यहां भी ओ की आवाज है, यहां भी ओ की आवाज है, यहां भी ओ की आवाज। हाउ इज योर काउ नाउ, आओ आओ नाउ आओ, हाउ इज योर काउ नाउ, इसे हम क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे, याद रखिएगा। मैन सेल्स वेडिंग बिल्स, बे वे से वे बे, मैन मैन सेल, मैन सेल्स the wedding bell, the sun rose rise high in the bright sky, rise high bright sky, same vowel sound, same vowel sound, याद रखिएगा same vowel sound नियर बाई वर्ड्स में, rise high in the bright sky, I the sun rose rise high in the bright sky। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। do good and have good, u repetition of the same double o vowel sound। पन नथिंग, ये तो सबसे आसान है, पन इज नथिंग बस ह्यूमरस वे ऑफ से समथिंग, किसी भी चीज को कहने का मजाहिया तरीका, विनोद वाला तरीका, और उसके अंदर डबल मीनिंग होता है, याद रखिएगा। इसके एग्जांपल से देखिएगा, डबल मीनिंग भी होगा और उसमें मजाक भी होगा। आप देखिए कैसे कैसे डबल मीनिंग होगा। अब इसके लिए क्या चाहिए, ऑल दैट वन रिक्वायर्स ए क्रिएटिव एंड इंटेलेक्ट, ठीक है, टू क्रिएट ह्यूमरस पन। ह्यूमरस पन को क्रिएट करने के लिए आपके पास उस तरह का जहन भी होना चाहिए। चलो तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइफ इज वर्थ लिविंग, जिंदगी जीने के काबिल है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन लीवर। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लीवर। अब यहां पे लीवर का दो मीनिंग है, लीवर का दो मीनिंग है। कैसे कहते हैं, जिंदगी जीने के लायक है, जीने योग्य है, क्योंकि ये डिपेंड करता है लीवर के ऊपर। अब लीवर इंसान के बॉडी के अंदर एक पार्ट भी होता है, और यहां पर भी एक ये भी मीनिंग हो सकता है कि जिंदगी गुजारने वाले के ऊपर भी है। मतलब अगर आप चाहते हैं तो अच्छे से जिंदगी गुजार सकते हैं, और चाहे तो उसको टेंशन में गुजारे, परेशानी में गुजारे। तो वही कहते हैं लाइफ इज वर्थ लिविंग, जिंदगी गुजारने योग्य है, लेकिन वो किस पे डिपेंड करता है, लीवर के ऊपर। अगर किसी का लीवर खराब होगा तब भी वो मर सकता है, और एक लीवर का मतलब ये भी होता है कि वो कोई जिंदगी गुजारने वाला शख्स हो, ठीक है। तो पर्सन के माने भी आता है, और लीवर का मतलब ये होता है कि वो लीवर जो इंसान के बॉडी के अंदर। देखिए अब यहाँ पे पन कैसे हो गया, डबल मीनिंग हो गया, डबल मीनिंग हो गया, और एक ह्यूमरस वे ऑफ सेइंग समथिंग, मजाहिया तरीका भी हो गया, इसमें आप डबल मीनिंग ले सकते हैं। When two orthopedists started new surgery, it was a joint operation। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। When two orthopedists started new journey, अब कहते हैं जब दो हड्डियों के जोड़ने वाले ने न्यू सर्जरी को स्टार्ट किया तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। अब देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, जो हड्डी है, मान के चलिए एक हड्डी ये है और एक हड्डी है, यहां से इसको कहते हैं ज्वाइंट ऑपरेशन। अच्छा, इसके दो मीनिंग भी हो सकते हैं। जब टू ऑर्थोपेडिस्ट ने वो किया तो वो भी तो ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ,
मतलब दो हड्डियों के जोड़ने वाले डॉक्टर ने किया, तो यहां भी ज्वाइंट ऑपरेशन और यहां भी ज्वाइंट ऑपरेशन, तो मतलब इसमें भी क्या हो गया, डबल मीनिंग हो गया। फिर से समझा देता हूं, टू ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट कहते हैं हड्डी के डॉक्टर को जो हड्डियों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, ठीक है। तो अब यहां देखिए, तो ये भी ज्वाइंट हो गया और यहां भी ज्वाइंट ऑपरेशन हो गया, दो डॉक्टर और यहां पे ज्वाइंट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी हड्डी का डॉक्टर, ये भी हड्डी का डॉक्टर, कितना खूबसूरत एग्जांपल है। द टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड न्यू जर्नी, इट वाज अ ज्वाइंट ऑपरेशन। क्या बात, क्या बात, जबरदस्त। फन को आप फन भी समझ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर डबल मीनिंग भी होता है, याद रखिए। अब देखिए, विलियम शेक्सपियर कहते हैं टुमारो यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। अब उनकी एक पोइट्री जिसके अंदर उनकी महबूबा जो है, मान के चलिए उनकी ये महबूबा है, बार बार बना देता हूँ, और यहाँ पे जो है उनको भाव नहीं देती है, उनको प्यार नहीं करती है, भाव नहीं देती है, तो वो कहते हैं टुमारो यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। अब यहाँ पे ग्रेव मैन का दो मीनिंग है। ये कहते हैं अपनी महबूबा से कि कल तुम मुझे जो है ना ग्रेव मैन पाओगी। ग्रेव मैन का मतलब, क्योंकि अब क्यों नहीं पसंद करती है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर जो होते हैं उतना संजीदा नहीं होते हैं वहां पे उसके साथ, मतलब सीरियस नहीं होते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम जो मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो कल तुम मुझे देखोगी, कैसा देखोगी, ग्रेव मैन। अब यहाँ पे ग्रेव मैन का दो मीनिंग है, एक ये कि तुम मुझे बहुत मतलब संजीदा देखोगी, बहुत सीरियस देखोगी। दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि ग्रेव का मतलब, ग्रेव मैन का मतलब है कि कब्र वाला आदमी, कि मैं मतलब मर चुका हूं, तो मैं ऐसा पाओगी। तो जब भी इसमें जो है दो तरीका हो कहने का, और इसके अंदर फन भी मुराद हो, फन भी मुराद हो, उसे हम कहते हैं। जैसे गाना आपने सुना होगा, चलो बुलावा आया है, माता जी ने बुलाया है। माता जी ने बुलाया है, अब माता जी ने बुलाया, इसका दो माना भी हो सकता है कि माता जी ने फाइनली आपको बुलाया, चलिए ऊपर आपको बुलाया गया। मतलब एक गाना है, देखिए, यू वर राइट सो आई लेफ्ट, यू वर राइट सो आई लेफ्ट। अब यहां पे देखिए, तुम मेरे दाहिने जानिब थे, इसलिए मैं तुम्हारे बाएं जानिब था। एक मीनिंग ये हो गया, यू वर राइट, तुम सही थे, सो आई लेफ्ट, इसलिए मैंने छोड़ दिया। कोई बात चल रही थी, तुम सही थे, इसलिए मैंने उस चीज को छोड़ दिया। तो एक राइट ये है, एक राइट, एक लेफ्ट ये है। एक राइट का मतलब सही, एक राइट का मतलब दायां, एक लेफ्ट का मतलब बायां, एक लेफ्ट का मतलब छोड़ना। तो कैसे एक ही सेंटेंस के अंदर फन को यूज किया गया। तो ह्यूमरस वे टू से समथिंग दैट हैज मोर देन वन मीनिंग सजेस्टेड, जिसमें एक से ज्यादा मीनिंग होती है। देखा आपने, मैंने सबको जो है ना दो दो मीनिंग वाला बताया। अब जैसे सेंटेंस में आप देखिए कि अगर मैं कहूं किसी को कि मैंने तुम्हारी भाभी को कपड़ा उतारते देखा, अब इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। एक मतलब ये होगा कि वो छत पर से कपड़ा उतार रही थी, और एक ये मीनिंग हो सकता है कि वो अपना कपड़ा बदल रही थी। तो जब हम कहते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर दो मीनिंग होता है, तो जो है ना वो उसे हम पन कहते हैं। याद रखिएगा, मोर देन वन मीनिंग इज सजेस्टेड, दिस इज पन। नेक्स्ट वी हैव आयरनी। आयरनी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है, इसे थोड़ा याद रखिएगा, और बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस है। आयरनी इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ फॉर्म ऑफ ह्यूमरस दैट शोज यू मीन अपोजिट ऑफ दैट व्हाट यू हैव सेड। विडंबना में भाषण का वो रूप है जिसमें हास्य का एक रूप होता है, और ये दिखाता है कि जो आपने कहा है वो उसका विपरीत है, बिल्कुल उसका विपरीत है। अब जैसे मान के चलिए, एक मैं आपको वो बताता हूँ, एक लड़की है तैयार होके, बार बार मैं लड़की बनाता हूँ, दुकान बना देता हूँ, तैयार होकर बेचारी जो है एकदम हील वील पहन के जा रही है कहाँ, एक शादी में, मान के चलिए ये शादी हो है, और बेचारी यहाँ से जो है जैसे अपना जो है हील वाला, और यहाँ एक नाला था, बेचारी शादी में सोची कि पहले सेल्फी लेते हैं, अब वो सेल्फी लेने के चक्कर में नाले में गिर गई, सेल्फी लेने के चक्कर में नाले में गिर गई। अब क्या हो गया, एक बेचारा जो है कोई लड़का यहाँ से शरीफ किस्म का वो गुजर रहा था, उसने कहा देखो देखो ऐश्वर्या राय समंदर में गिर गई। अब इसको देखिए, एक तो बेचारी का मुंह काला हो गया है, मतलब गंदगी से, कीचड़ से, उसको क्या बोल रहा है वो, ऐश्वर्या राय। दूसरी बात क्या हो गई कि उस नाले को समंदर बोल रहा है वो। तो क्या हुआ, इसे हम आयरनी कहेंगे, फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए फॉर्म ऑफ ह्यूमरस दैट शोज यू मीन द ऑपोजिट। आपने बिल्कुल इस जो कहा है उसका उल्टा है, ना ये ऐश्वर्या राय है ना ये समंदर है। तो तंज वगैरह का सेंस होता है इसके अंदर, और मजाक करने का सेंस होता है, और याद रखिएगा, इसी से आपको याद रखना है। अब देखिए, पुलिस स्टेशन गेट्स रोब्ड, ये तो आयरनी ही है ना, कि जहां पे हिफाजत की जाती है, पुलिस स्टेशन क्या होता है, अपनी हिफाजत के लिए होता है, और उसी को किसी ने उसको रोब कर लिया, मतलब लूट लिया। द ट्रैफिक पुलिस गेट्स हिज लाइसेंस सस्पेंडेड बिकॉज ऑफ अनपेड पार्किंग टिकट्स। ना चुकता की हुई पार्किंग टिकट्स की वजह से ट्रैफिक जो पुलिस होती है उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस इसीलिए होती है कि वो उन लोगों के जो है ना पार्किंग टिकट्स और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे, और खुद बेचारे का लाइसेंस कैंसिल हो गया। ये भी आयरनी है। एक और एग्जांपल देखिए, ए पायलट हैज अ फियर ऑफ हाइट, इसको इंग्लिश में एक्रोफोबिया बोलते हैं, इसको फियर ऑफ हाइट होता है, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। तो पायलट को क्या है, एक्रोफोबिया है, ये तो मजाक ही है, एक पायलट भी है और इतना ऊंचाई जो है 44,000 35,000 की फीट की ऊंचाई में उड़ता है, और उसको जो है ना ऊंचाई से डर लगता है, तो ये आयरनी है।
हिज आर्ग्यूमेंट वॉज क्लियरली ए मड। अब देखिए उसका आर्गुमेंट इतना क्लियर था जैसे कोई कीचड़। अब देखिए ये तो मजाकी है ना, मतलब क्या है, कीचड़ की तरह क्लियर क्या होता है, ठीक है। अब यहां देखिए, ए मैरिज काउंसलर डाइवोर्स हिज सेकंड वाइफ। मैरिज काउंसलर कहते हैं वो शख्स जो दो मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े को सुलह कराता है, काजी आप मान के चलिए, है ना, या पंडित जी मान के चलिए। तो अब क्या है, कहते हैं मैरिज काउंसलर ने अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दिया। अब देखिए जो इंसान ऑलरेडी अपनी दूसरी बीवी को तलाक दे दिया, वो क्या दूसरे के दरमियान सुलह कराएगा, वो क्या दूसरे के दरमियान मुसालिहत करवाएगा। तो ये भी आयरनी है। The two identical twins were arguing. दो एक जैसे जुड़वा बच्चे बहस कर रहे थे। One of them told other you are ugly. दो जुड़वा बच्चे थे, जुड़वा बच्चे की शक्ल एक होती है, कलर एक होता है, देखिए नॉर्मली, तो वो दूसरे से कह रहा था तुम बदसूरत हो। ये कैसे हो सकता है। A pot is saying the kettle black. उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ठीक होगी बात, इसे हम आयरनी कहते हैं, जिसके अंदर हम एक सेंटेंस बोलते हैं लेकिन वो मुराद नहीं लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ह्यूमरस होता है, याद रखिएगा, ह्यूमरस इसके अंदर भी होता है, उसके अंदर भी होता है, लेकिन इसके अंदर डबल मीनिंग नहीं होता, बल्कि मीनिंग वो मुराद ही नहीं लेते हम। लास्ट वी हैव एंटीथेसिस। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है। एंटीथेसिस इज द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ सिंपल कॉन्ट्रास्ट इन इट। इट इज द सेटिंग ऑफ वन थिंग अगेंस्ट अदर, द अपोजिट क्लॉज, फ्रेज और सेंटेंस, यूजुअली विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एंटीथेसिस कहते हैं सिंपल कंट्रास्ट को। यहां देखिए कीवर्ड्स याद रखिएगा, सिंपल कंट्रास्ट, ठीक है, अगेंस्ट ईच अदर और अपोजिंग क्लॉज, फ्रेज, सेंटेंस, एंड तीसरा और आखिरी जो है वो आपके पास हिंट ही है, वो ग्रामेटिकल सेम पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे होगा। कहने का मतलब ये होता है कि देखिए एक्सिमोरॉन का उल्टा होता है ये एंटीथेसिस। एक्सिमोरॉन में एक वर्ड को दूसरे वर्ड से कंपेयर करते हैं। एक सेंटेंस के अंदर दो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, दो कॉन्फ्लिक्टिंग क्वालिटीज होती है, लेकिन एंटीथेसिस के अंदर पूरा सेंटेंस होगा और एक सेंटेंस अलग होगा, दूसरा सेंटेंस अलग होगा एक दूसरे से, और सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे होगा। जैसे मैन प्रपोजेस बट गॉड डिस्पोजेस। अब देखिए प्रपोज का मतलब बनाना, डिस्पोज का मतलब मैन गॉड, और यहां देखिए प्रपोज डिस्पोज। अब यहां क्या है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट विथ सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। जब सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर डिफरेंट टाइप के सेंटेंस को कंपैरिजन किया जाता है, उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। बात समझ में आ रही है। जब विद इन पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जब हम कोई अपोजिट क्लॉज या फ्रेज या सेंटेंस लेकर आते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कंट्रास्ट भी होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एंटीथेसिस कहते हैं। लव इज एन आइडियल थिंग, मैरिज इज अ रियल थिंग। लव, अब यहां मैरिज, आइडियल, रियल, और यहां देखेंगे लव इज, मैरिज इज, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेम ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। यहां टू एरर, फॉरगिव, डिवाइन, ह्यूमन, एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। अब यहां देखिए मिलाइएगा, डिवाइन, ह्यूमन। डिवाइन मतलब खुदा, मतलब किसी से आप कह सकते हैं टू एरर इज ह्यूमन, गलती करना इंसान का काम है, माफ करना खुदा का काम है, ठीक है। अब फॉरगिव का उल्टा एरर, ठीक होगी बात। तो टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। याद रखिएगा, ये बहुत ही खूबसूरत लिटरेरी डिवाइस है, आपको याद रखना है। इसका नाम है एंटीथेसिस, जिसके अंदर सेम पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर डिफरेंट काइंड ऑफ के सेंटेंस को कंपेयर किया जाता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, गिव एवरी मैन दाई ईयर बट गिव फ्यू दाई वॉइस। कहते हैं कि तुम हर इंसान को जो है क्या करो, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये, गिव एवरी मैन दाई ईयर, सबकी सुनो बट कम ही लोगों की बात मानो। विलियम शेक्सपियर कहते हैं। अब यहां देखिएगा कैसे है, गिव फ्यू, गिव एवरी, ठीक है, दाई दाई, वॉइस ईयर। देख रहे हैं आप, एक दूसरे से कंपैरेटिवली सेम ग्रामेटिकल पैरेलल स्ट्रक्चर पे जो बनाया जाता है उसे हम कहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। She wants to do and I do not want to do। सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव है और सेम पैरेलल स्ट्रक्चर पे है, दो अलग अलग कॉन्फ्लिक्टिंग अपोजिंग क्लॉज है, अपोजिंग सेंटेंस है। तो अपोजिंग सेंटेंस जब होता है और सेम पैरेलल स्ट्रक्चर पे होता है, मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, इसे हम कहते हैं एंटीथेसिस। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मैंने डिटेल में आपको फिगर ऑफ स्पीच को समझा दिया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जाते जाते हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।